समय इतिहास का सबसे विशाल गवाह भी है और सबसे विशाल धोखेबाज भी। यह उन कहानियों को तो याद रखता है जो स्याही से लिखी गईं, लेकिन उन चीखों को भूल जाता है जो रक्त से लिखी गई थीं। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां की मिट्टी का रंग पीला है जैसे हल्दी, लेकिन 18 जून 1576 की दोपहर, जब सूरज अपने पूरे शबाब पर था, उस पीली मिट्टी की फितरत बदल गई। दोपहर के 12 बजते बजते वो हल्दी जैसी जमीन रक्त तलाई बन चुकी थी। रक्त का एक ऐसा तालाब जहां इंसानों और जानवरों के शव एक साथ तैर रहे थे। हम बात कर रहे हैं हल्दी घाटी की, भारतीय इतिहास का वो पन्ना जिसे 400 सालों से सुनाया तो जा रहा है, लेकिन समझा शायद आज तक नहीं गया। हमारे स्कूलों की किताबें, यूनिवर्सिटी के लेक्चर और सरकारी दस्तावेज सब एक ही सुर में एक ही बात कहते हैं कि मुगल बादशाह अकबर की विशाल सेना ने मेवाड़ के महाराणा प्रताप को हरा दिया। प्रताप मैदान त्याग कर चले गए। मुगलों की जीत हुई। यह एक लाइन, मुगलों की जीत हुई, हमारे दिमाग में एक पत्थर की लकीर की तरह खींच दी गई है। लेकिन रुकिए, अगर इतिहास उतना ही सरल है जितना किताबों में लिखा है, तो फिर इतिहास के पन्नों के बीच दबे उन सवालों का क्या, जो आज भी चीख चीख कर कुछ और गवाही दे रहे हैं? जरा सोचिए, एक बादशाह जो जीत जाता है, वो युद्ध के तुरंत बाद अपनी ही सेना के सेनापतियों का हुक्का पानी क्यों बंद कर देता है? अगर मुगल जीत गए थे, तो उस रात वो अपनी जीत का जश्न मनाने के बजाय अपने ही शिविर के चारों तरफ ऊंची दीवारें बनाकर डर के मारे एक कोने में क्यों दुबके हुए थे? और सबसे विशाल प्रश्न, अकबर की अपनी ही बायोग्राफी, अकबरनामा, जिसे उसके सबसे वफादार लेखक अबुल फजल ने लिखा था, उसमें हल्दी घाटी के युद्ध के बाद के पन्नों पर एक अजीब सी रहस्यमयी चुप्पी क्यों है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे हम 400 साल से जीत मान रहे हैं, वो असल में एक बहुत विशाल कवर अप था, एक ऐसा प्रोपेगेंडा जिसे उस दौर के सबसे शातिर दिमागों ने रचा था ताकि एक बादशाह के अहंकार को ठेस न पहुंचे। आज इतिहास के पन्ने में हम समय को पीछे ले जाएंगे। हम 1576 की उस तपती हुई दोपहर में उतरेंगे। हम सिर्फ तलवारों की खनक नहीं सुनेंगे, हम उन रणनीतियों को डिकोड करेंगे जो उस घाटी में रची गई थी। हम जानेंगे कि कैसे 80,000 की फौज और बारूद के जखीरे के सामने मुट्ठी भर राजपूत और भील आदिवासियों ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिससे निकलना नामुमकिन था। आज हम पूछेंगे वो सवाल जो पूछने की हिम्मत बहुत कम लोगों ने की। हल्दी घाटी में उस दिन असल में कौन जीता था? इस रहस्य की गहराई में उतरने से पहले हमें उस ढांचे को समझना होगा जो हमारे दिमाग में पहले से बना हुआ है। साल 1576, हिंदुस्तान के नक्शे पर मुगलों का रंग गहरा होता जा रहा था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, एक ऐसा बादशाह जिसका सपना था अखंड भारत पर राज करना। कूटनीति, विवाह संबंध और तलवार के जोर पर उसने राजपूताना के महान राजाओं को अपना मनसबदार बना लिया था। आमेर, मारवाड़, बीकानेर, सबने दिल्ली के तख्त के सामने सिर झुका दिया था, सिवाय एक के, मेवाड़। मेवाड़ अरावली की गोद में बसा एक ऐसा राज्य जो आकार में भले ही छोटा था, लेकिन स्वाभिमान में हिमालय से भी ऊंचा था। यहाँ के राणा महाराणा प्रताप सिंह अकबर की आंखों में चुभने वाले वो तिनके थे जो उसे चैन से सोने नहीं देते थे। अकबर ने प्रताप को झुकाने के लिए सब कुछ किया। उसने शांति दूत भेजे, उसने प्रस्ताव भेजे। मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल, अपने नवरत्नों को भेजा। संदेश साफ था कि हमारी अधीनता स्वीकार करो, हम तुम्हें हिंदुस्तान का सबसे विशाल जागीरदार बना देंगे। प्रताप का जवाब हर बार एक ही था कि मैं भूखा रह लूंगा, घास की रोटियां खा लूंगा, लेकिन अपनी पगड़ी किसी विदेशी बादशाह के पैरों में नहीं रखूंगा। जब कूटनीति फेल हो गई तो युद्ध का बिगुल बजा। कहानी कहती है कि 18 जून को हल्दी घाटी के मैदान में दो सेनाएं आमने सामने आईं। एक तरफ मुगलों की आधुनिक, सुसज्जित और विशाल सेना जिसका नेतृत्व कर रहे थे राजा मान सिंह। उनके पास तोपें थीं, हाथी थे और रिजर्व फोर्स थी। दूसरी तरफ प्रताप, जिनके पास साधन सीमित थे, सेना छोटी थी और हथियार पारंपरिक थे। हमें बताया जाता है कि युद्ध शुरू हुआ। प्रताप ने अदम्य साहस दिखाया, लेकिन मुगलों की भारी संख्या के सामने उनकी सेना टिक नहीं पाई। प्रताप को घेर लिया गया, उनका अश्वचेतक घायल हो गया और अंत में अपने सरदारों के कहने पर प्रताप को जान बचाकर मैदान से जाना पड़ा। मुगलों ने गोगुंदा पर कब्जा कर लिया,
यह वो कहानी है जो परीक्षाओं में नंबर दिलाती है, लेकिन दोस्तों, इतिहास में अक्सर जो स्पष्ट दिखता है वही सबसे विशाल झूठ होता है। जरा 1 मिनट के लिए रुकिए और एक लॉजिकल सवाल पूछिए, जीत की परिभाषा क्या होती है? खासकर मध्यकालीन भारत में युद्ध जीतने का मतलब क्या था? 3 शर्तें होती थीं जीत की। पहली, दुश्मन राजा को मार दिया जाए। दूसरी, दुश्मन राजा को जिंदा पकड़ लिया जाए और उसे सरेंडर करवाया जाए। और तीसरी, दुश्मन के पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया जाए और वहां अपनी सत्ता स्थापित कर दी जाए। हल्दी घाटी के बाद इनमें से क्या हुआ? क्या प्रताप मारे गए? नहीं। क्या प्रताप पकड़े गए? बिल्कुल नहीं। क्या पूरे मेवाड़ ने सरेंडर किया? सवाल ही नहीं उठता। अगर मुख्य लक्ष्य प्रताप को पकड़ना था और आप उसमें फेल हो गए, तो फिर वो जीत कैसी? यह तो वही बात हुई कि आप शेर का शिकार करने जंगल गए, शेर ने आपके हाथ पैर नोच लिए, वो बचकर निकल गया और आप खाली हाथ घर लौटकर कहें कि मैंने जंगल जीत लिया क्योंकि मैं वहां स्थित हूं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, कहानी में झोल इससे कहीं ज्यादा गहरा है। इतिहासकार अबुल फजल, जो अकबर का प्रचार मंत्री था, उसने बड़ी चालाकी से शब्दों का खेल खेला। उसने युद्ध के वर्णन में मुगलों की वीरता के पुल तो बांधे, लेकिन उसने यह कभी साफ साफ नहीं लिखा कि युद्ध के अगले दिन मुगल सेना की हालत क्या थी। उसने यह छिपा लिया कि उस 18 जून की दोपहर के बाद मुगल सेना किसी विजेता की तरह नहीं, बल्कि किसी शिकार की तरह महसूस कर रही थी। आइए अब हम उस दिन की एक एक घंटे की घटनाओं को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक हारी हुई बाजी को कागज पर जीत बना दिया गया। 18 जून 1576, सुबह के 7 बज रहे थे। जगह थी खमनोर और गोगुंदा के बीच का एक तंग पर्वतीय मार्ग, हल्दी घाटी। इस जगह को चुनना प्रताप की सबसे अहम रणनीतिक चाल थी। मुगल सेना मैदानी इलाकों में युद्ध करने की उस्ताद थी। उनके पास बड़ी तोपें थीं जिन्हें चलाने के लिए खुले मैदान की आवश्यकता थी। उनके पास अश्व सवारों की विशाल सेना थी जिन्हें भागने के लिए जगह चाहिए थी। लेकिन हल्दी घाटी, यह एक मौत का फंदा था। रास्ता इतना संकरा था कि कहीं कहीं तो 2 बैल वाहन भी एक साथ नहीं निकल सकते थे। यहां मुगलों की 80,000 की सेना बेकार थी। यहां संख्या बल नहीं, बल्कि स्थिति बल मायने रखता था। प्रताप ने अपनी सेना को एक खास व्यूह में सजाया था। सबसे आगे था हरावल दस्ता, और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? क्या कोई राजपूत? नहीं, इसका नेतृत्व कर रहा था एक अफगान पठान, हकीम खान सूरी। यह इतिहास का वो सच है जो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो हल्दी घाटी को हिंदू बनाम मुस्लिम का युद्ध बताते हैं। हकीम खान सूरी शेर शाह सूरी का वंशज था और मुगलों का कट्टर दुश्मन। उसने प्रताप से कहा था, राणा जी, मेरी तलवार की धार मुगलों के रक्त की प्यासी है, मुझे सबसे आगे रखिए। उसके साथ थे ग्वालियर के राजा रामशाह तोमर और उनके 3 बेटे, और उनके पीछे थे खुद महाराणा प्रताप। पर्वतों की चोटियों पर पत्थरों और पेड़ों के पीछे छिपे थे मेवाड़ के असली रक्षक भील आदिवासी। उनके हाथों में पारंपरिक धनुष बाण थे और उनके पास विशाल पत्थर थे। मुगलों को अंदाजा भी नहीं था कि उन खामोश पर्वतों में मौत उनका इंतजार कर रही है। सुबह के ठीक 8 बजे सन्नाटा टूटा, लेकिन यह कोई आम हमला नहीं था। यह एक बवंडर था। राजपूतों ने छापामार हमला नहीं किया, उन्होंने सीधा सामने से वार किया। लेकिन उनकी रफ्तार इतनी तेज थी, उनका आवेग इतना भयानक था कि मुगल सेना को संभलने का 1 सेकंड भी नहीं मिला। मुगल इतिहासकार अल बदायूनी, जो खुद इस युद्ध में मौजूद था और जिसे हिंदुओं से नफरत थी, वो अपनी किताब मुंतखाब उत तवारीख में एक बहुत ही शर्मनाक सच लिखता है। वो लिखता है कि मेवाड़ के वीरों का हमला इतना जबरदस्त था कि हमारी हरावल पंक्ति ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हमारे सैनिक जान बचाने के लिए पीछे भागे। वो इतने डरे हुए थे कि उन्होंने अपनी ही रिजर्व सेना को कुचल दिया। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली मुगल सेना युद्ध शुरू होने के 30 मिनट के अंदर ही भाग रही थी। बनास नदी के किनारे, जिसे आज भी रक्त की नदी कहा जाता है, वहां मुगल सैनिक गाजर मूली की तरह काटे जा रहे थे। बदायूनी आगे एक और हैरान करने वाली बात लिखता है। युद्ध के दौरान धूल और मिट्टी इतनी उड़ रही थी और दोनों तरफ राजपूत योद्धा थे कि मुगलों को समझ ही नहीं आ रहा था कि किसे मारें। तब मुगल कमांडर आसफ खान ने बदायूनी से कहा, तुम तो बस तीर चलाओ, कोई भी मरे, फायदा इस्लाम का ही होगा। यह बयान बताता है कि उस समय मुगल सेना में कितनी हताशा और कंफ्यूजन था।
वो युद्ध हार रहे थे, पूरी तरह हार रहे थे। मानसिंह, जो अपने हाथी पर बैठा सब देख रहा था, उसके पसीने छूट रहे थे। उसकी लेफ्ट विंग पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। लोनावला और खमनोर के बीच का मैदान मुगल सैनिकों की लाशों से भर गया था। लेकिन ठीक उसी वक्त, जब लग रहा था कि प्रताप अगले 1 घंटे में युद्ध खत्म कर देंगे और मुगलों को पूरी तरह खदेड़ देंगे, एक छोटी सी घटना ने पासा पलट दिया। एक झूठ। मुगल सेना में भगदड़ मच चुकी थी, सैनिक भाग रहे थे। तभी मुगलों के रिजर्व फोर्स का कमांडर मेहतर खान एक टीले पर गया और जोर से चिल्लाया कि डरो मत, बादशाह सलामत खुद आ गए हैं। बादशाह अकबर एक विशाल फौज लेकर आ रहे हैं। यह एक सफेद झूठ था। अकबर वहां नहीं था, वो आगरा में था। लेकिन उस दौर में बादशाह का नाम ही काफी था। भागती हुई मुगल सेना रुक गई। उन्हें लगा कि मदद आ रही है। जो डर उनके दिलों में था, वो अचानक से एक झूठी उम्मीद में बदल गया और उन्होंने वापस पलटकर वार किया। अगर मेहतर खान ने वो झूठ न बोला होता तो हल्दी घाटी का इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन उस झूठ ने युद्ध को दूसरे चरण में भेज दिया। वो चरण जहां अब इंसान नहीं, जानवर युद्ध करने वाले थे। अब युद्ध पैदल सैनिकों के हाथ से निकलकर दिग्गजों के हाथ में आ गया था। हाथियों का युद्ध। मुगलों के पास अपने सबसे खूंखार हाथी थे, प्रताप के पास भी कम नहीं थे। यह कोई सर्कस का खेल नहीं था। इन हाथियों को शराब पिलाई गई थी। उनकी सूंड में मन भर की तलवारें और जंजीरें बंधी थीं। जब दो पहाड़ जैसे जानवर आपस में टकराते थे तो जमीन कांपती थी। लेकिन इन सब के बीच महाराणा प्रताप की नजरें सिर्फ एक शख्स को ढूंढ रही थीं, गद्दार राजा मानसिंह। प्रताप जानते थे कि इस युद्ध को लंबा खींचने का कोई फायदा नहीं है। उनकी सेना छोटी है और देर सवेर मुगल अपनी संख्या का फायदा उठा लेंगे। इस युद्ध को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका था, सीधे सरगना को खत्म करना। और फिर इतिहास ने वो मंजर देखा जिसे आज भी राजस्थानी कविताओं में, लोकगीतों में और बच्चों की लोरी में गाया जाता है। प्रताप ने अपने अश्व चेतक की लगाम खींची। चेतक, वो नीला अश्व जो हवा से बातें करता था। वो समझ गया कि उसके स्वामी क्या चाहते हैं। सामने मानसिंह अपने हाथी मर्दाना पर बैठा था। हाथी की ऊंचाई कम से कम 10 फीट थी। एक अश्व के लिए वहां तक पहुंचना नामुमकिन था, लेकिन चेतक ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। चेतक भागा और हाथी के मस्तक पर अपने दोनों अगले पैर जमा दिए। जरा सोचिए उस दृश्य की भयावहता और वीरता को। एक अश्व हाथी के दांतों पर स्थित है। ऊपर बैठे प्रताप ने अपना भारी भाला पूरी ताकत से मानसिंह की तरफ फेंका। मानसिंह ने खतरा भांप लिया। वो बिजली की रफ्तार से हौदे के अंदर नीचे झुक गया। भाला सनसमाता हुआ निकला और महावत के सीने को चीर गया। महावत वहीं ढेर हो गया। प्रताप का वार खाली गया, लेकिन सिर्फ कुछ इंच से। जैसे ही चेतक नीचे उतरा, हाथी की सूंड में बंधी जहरीली कटार ने चेतक के पिछले पैर को चीर दिया। रक्त का फव्वारा फूट गया। चेतक घायल था, प्रताप घिरे हुए थे। मुगल सैनिक उन पर टूट गए। यह वो पल था जब एक और बलिदान की कहानी लिखी गई। झालामान, एक ऐसा सरदार जिसका चेहरा और कद काठी हो बहू प्रताप से मिलती थी। उसने देखा कि राणा जी खतरे में है। वो आगे आया, प्रताप के सिर से राजसी छत्र छीना और अपने सिर पर रख लिया। मुगल भ्रमित हो गए। उन्हें लगा झालामान ही प्रताप हैं। सारी मुगल सेना झालामान पर टूट गई और इस अफरातफरी में प्रताप को युद्ध के मैदान से बाहर निकाला गया। यहां तक की कहानी हम सब जानते हैं। प्रताप चले गए, मुगल जीत गए। लेकिन असली रहस्य की शुरुआत यहीं से होती है। अगर प्रताप जा रहे थे और वो घायल थे और उनका अश्व भी मर चुका था, तो मुगलों ने उनका पीछा क्यों नहीं किया? हल्दी घाटी का मैदान खुला था। मुगल अश्व सवार दुनिया के सबसे तेज घुड़सवार माने जाते थे। फिर भी उन्होंने प्रताप का पीछा करके उन्हें पकड़ा क्यों नहीं? इतिहास की किताबों में लिखा है कि मुगल थक गए थे। क्या वाकई 4 घंटे के युद्ध में थक गए? वो सेना जो महीनों तक अभियान चलाती थी? नहीं, वो थके नहीं थे, वो डरे हुए थे। बदायूनी लिखता है कि हम दोपहर के बाद अपनी जगह से हिले तक नहीं। हमें डर था कि यह राजपूतों की कोई चाल है। हमें लगा कि अगर हम पर्वतों में उनके पीछे गए तो वहां छिपे भील हम पर पत्थरों की बारिश कर देंगे और हमें जिंदा दफन कर देंगे। सोचिए, जीतने वाली सेना डर के मारे आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। और जब शाम ढली और रात का अंधेरा छाया, तो मुगल शिविर में जो हुआ वो आपको बताएगा कि उस दिन असली हार किसकी हुई थी। रात हो चुकी थी, 18 जून की रात।
नियम के मुताबिक जीतने वाली सेना जश्न मनाती है, शराब पीती है, दावतें उड़ाती है, लेकिन मुगल शिविर में मातम जैसा सन्नाटा था। बदायूनी और अबुल फजल दोनों स्वीकार करते हैं कि उस रात मुगल सेना ने भोजन नहीं पकाया। उन्होंने सोने की तैयारी नहीं की, बल्कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने शिविर के चारों तरफ एक खाई बनाई और उसके ऊपर ऊंची दीवारें बनाईं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि राणा रात के अंधेरे में वापस आएगा। उन्हें डर था कि प्रताप का भूत उन पर छापा मारेगा। यह डर, यह खौफ, क्या यह एक विजेता की निशानी है? एक विजेता सेना जो कथित तौर पर जीत चुकी है, वो दुश्मन के डर से अपने चारों तरफ दीवारें क्यों बनाएगी? यह वो पहला सुराग है जो बताता है कि हल्दी घाटी में मुगलों का आत्मविश्वास पूरी तरह समाप्त हो चुका था। उन्होंने मैदान तो जीत लिया था, लेकिन वो उस मैदान से आगे 1 इंच भी जाने की हिम्मत नहीं रखते थे। लेकिन अगर आप अब भी मानते हैं कि मैदान जिसके पास, जीत उसकी, तो मेरे पास आपके लिए एक और सवाल है। युद्ध के बाद के ताम्रपत्र। ताम्रपत्र वो कानूनी दस्तावेज होते थे जिनके जरिए राजा जमीन दान करते थे। हाल ही में इतिहासकार डॉ. चंद्रशेखर शर्मा ने हल्दी घाटी के आसपास के गांवों से कई ताम्रपत्र खोज निकाले हैं। हैरानी की बात यह है कि ये ताम्रपत्र 1576 के युद्ध के बाद की तारीखों के हैं, और इन पर हस्ताक्षर किसके हैं? महाराणा प्रताप के। जगहें जैसे मोही, मदारिया, वो गांव जो हल्दी घाटी के ठीक बगल में थे। अगर अकबर जीत गया था और उसने मेवाड़ पर कब्जा कर लिया था, तो प्रताप उन जमीनों को दान कैसे कर रहे थे जो उनके पास होनी ही नहीं चाहिए थी? आप उस चीज को दान नहीं कर सकते जो आपकी है ही नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि मुगलों का कब्जा सिर्फ उस युद्ध के मैदान तक सीमित था। उसके बाहर 1-1 इंच जमीन पर अब भी प्रताप का ही राज था। मुगलों की सप्लाई लाइनें काट दी गई थीं। मुगल सैनिक गोगुंदा में कैद होकर रह गए थे। उन्हें भोजन के लाले हो गए थे। मुगल कमांडर अपनी डायरियों में लिखते हैं कि मेवाड़ में उनकी पोस्टिंग किसी सजा से कम नहीं थी। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे विशाल सबूत पर। वो सबूत जो किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि खुद अकबर ने दिया। अगर मानसिंह ने हल्दी घाटी में प्रताप को हरा दिया था, जैसा कि किताबें कहती हैं, तो जब मानसिंह और आसफ खान फतेहपुर सीकरी लौटे तो उनका स्वागत कैसे हुआ? फूलों की बारिश से, तोपों की सलामी से? नहीं। अकबरनामा के खंड 3 पृष्ठ 174 पर साफ लिखा है कि बादशाह ने मानसिंह और आसफ खान को दरबार में आने से मना कर दिया। उनके प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए। अकबर उनसे इतना नाराज था कि कई महीनों तक उसने उनका चेहरा नहीं देखा। सोचिए, अगर यह शानदार जीत थी तो अकबर इतना खफा क्यों था? क्योंकि अकबर जानता था, वो जानता था कि मानसिंह खाली हाथ लौटा है। न प्रताप मिले, न प्रताप की लाश मिली, न प्रताप का हाथी मिला, और न ही मेवाड़ झुका। हजारों सैनिकों की बलि देने के बाद मुगलों को क्या मिला? सिर्फ पीली मिट्टी जो रक्त से लाल हो गई थी। अकबर का यह गुस्सा इस बात का सबसे विशाल सबूत है कि वो खुद हल्दी घाटी के नतीजे को हार या कम से कम विफलता मानता था। और यहीं से शुरू हुआ प्रताप का छापामार युद्ध। हल्दी घाटी अंत नहीं था, यह एक शुरुआत थी। इसके बाद अकबर खुद मेवाड़ आया। 6 महीने तक उसने वहां शिविर लगाया, पर्वतों की खाक छानी। लेकिन प्रताप वो हवा की तरह थे, कभी यहां, कभी वहां। अकबर, जो पूरे हिंदुस्तान का मालिक था, उसे एक छोटे से राज्य के राजा ने इतना छकाया कि अंत में उसे भी खाली हाथ लौटना पड़ा। क्या आप जानते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध का असली टर्निंग पॉइंट क्या था? यह वो मनोवैज्ञानिक जीत थी जिसने मुगलों के दिमाग में यह बात बैठा दी कि राजपूतों को हराया नहीं जा सकता, सिर्फ मारा जा सकता है। हल्दी घाटी के बाद मुगलों ने मेवाड़ पर विशाल आक्रमण करने कम कर दिए। वो समझ गए थे कि इस पत्थर से सिर टकराने का मतलब है अपना ही सिर फोड़ना। तो हल्दी घाटी में कौन जीता? तकनीकी रूप से कोई नहीं, मैदान के हिसाब से शायद मुगल, लेकिन रणनीति और उद्देश्य के हिसाब से महाराणा प्रताप। प्रताप का उद्देश्य था अपनी स्वतंत्रता बचाए रखना, वो सफल रहे। अकबर का उद्देश्य था प्रताप को पकड़ना और मेवाड़ को गुलाम बनाना, वो पूरी तरह विफल रहे। जब उद्देश्य ही पूरा नहीं हुआ तो जीत कैसी? इतिहास को अक्सर वो लोग लिखते हैं जिनके हाथ में कलम होती है। अकबर के पास अबुल फजल था जिसने हार को शब्दों की बाजीगरी से जीत में बदल दिया। लेकिन प्रताप के पास कोई दरबारी इतिहासकार नहीं था। उनके पास थी वो लोक श्रुतियां, वो गीतों की गूंज,
जो आज भी अरावली की हवाओं में सुनाई देती है। आज जब आधुनिक विज्ञान और इतिहासकार उन पुराने दस्तावेजों को दोबारा देख रहे हैं तो धूल हट रही है। अब यह माना जा रहा है कि हल्दी घाटी कोई मुगल विजय नहीं थी, यह एक रणनीतिक गतिरोध था जिसमें पलड़ा प्रताप का भारी था। उन्होंने मुगलों को इतना गहरा घाव दिया था कि वो कभी भर नहीं पाया। हम भारतीयों को एक आदत है अपने नायकों को बेचारा बनाकर पूजने की। हमें लगता है कि अगर हम कहेंगे कि प्रताप हारकर भी लड़े तो उनकी महानता बढ़ेगी, लेकिन सच तो यह है कि प्रताप हारे ही नहीं थे। वो एक विजेता की तरह लड़े, एक विजेता की तरह जिए और एक विजेता की तरह मरे। जब 1597 में प्रताप की मृत्यु हुई तो लाहौर के दरबार में बैठा अकबर भी रोया था। एक कवि दुरसा आढ़ा ने उस वक्त लिखा था कि प्रताप, तुमने मेरी शान पर दाग लगा दिया। तुम कभी नहीं झुके, कभी मेरे अश्वों के साथ अपने अश्व नहीं दागे। तुम जीत गए, मैं हार गया। दुश्मन का वो आंसू प्रताप की सबसे विशाल जीत थी। तो दोस्तों, यह था हल्दी घाटी के उस काले और लाल अध्याय का सच, अकबरनामा के पन्नों में छिपाई गई वो हकीकत जो अब बाहर आ रही है। आज के इस वीडियो ने यकीनन आपके दिमाग में कई सवालों के जवाब दिए होंगे और कई नए सवाल उत्पन्न किए होंगे। आपको इस पूरी कहानी में सबसे चौंकाने वाला तथ्य कौन सा लगा? अकबर का अपने जनरलों को सजा देना या फिर मुगलों का रात भर डर के मारे खाई बनाना? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं हर कमेंट को देखता हूं। अगर इस वीडियो ने आपको रोमांचित किया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमें अपनी असली विरासत को दुनिया के सामने लाना है और ऐसे ही अनसुलझे, गहरे और रोमांचित कर देने वाले ऐतिहासिक रहस्यों के लिए इतिहास के पन्ने को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दबे हुए सच के साथ। तब तक के लिए जय मेवाड़, जय हिंद।